Hey everyone, welcome back to my channel Limitless Learning. Let us continue further with the topic Acceptance from the Indian Contract Act 1872. तो contents of this video क्या है, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, definition क्या है acceptance की, who can accept, mode of acceptance, legal rules क्या है valid acceptance के, जैसे offer में पढ़े थे same वैसे ही but different rules हैं. साइलेंस एज एक्सेप्टेंस, हम अभी इतना टॉपिक कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे. सो लेट अस कंटिन्यू. डेफिनेशन वही हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सेप्टेंस कब मानी जाती है, कि जब एक प्रपोजल इज सेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, मतलब जिसको हमने प्रपोजल किया है वो अपनी एक्सेप्टेंस आपको बताता है उस चीज़ के लिए जिस चीज़ का आपने ऑफर किया, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस अंडर सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अब आते हैं हु कैन एक्सेप्ट, कौन एक्सेप्ट कर सकता है आपका ऑफर. तो जैसे डेफिनेशन में बोला है यहाँ पे व्हेन द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड, जिसको आपने ऑफर किया है, व्हेन द पर्सन टू होम द ऑफर इज प्रपोजल इज मेड, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर के केस में ओनली दैट पर्सन टू होम इज मेड, पर्टिकुलर पर्सन. आप स्पेसिफिक ऑफर में किसी एक पर्सन को या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ही ऑफर करते हो, तो उस केस में वही ग्रुप ऑफ पर्सन या वही पर्टिकुलर पर्सन कर सकते हैं. फिर आता है इन केस ऑफ जनरल ऑफर. इन केस ऑफ जनरल ऑफर हमने पहले डिस्कस किया है जनरल ऑफर क्या होता है, जब हम लार्ज पब्लिक को डिनोट करके ऑफर करते हैं उसको बोलते हैं हम जनरल ऑफर. तो जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस कब हो जाती है, कि कौन पर्सन कर सकते हैं, एनी पर्सन जिसको उस ऑफर की नॉलेज है, मतलब उसकी जहन में ये बात है कि ऐसा ऑफर हुआ है, ऐसा जनरल ऑफर हुआ है, और जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, उस ऑफर की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, वो उसको फुलफिल करता है, उसको बोलते हैं हम वो ही पर्सन है जो इस जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल. मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि वेयर ए एक पर्सन है, उसने ऑफर किया है बी को, तो यहाँ पे बी ही एक्सेप्ट कर सकता है ए के ऑफर को, तो उसके वो केस है स्पेसिफिक ऑफर का. जहाँ पे एक कंपनी है, उसने जनरल पब्लिक को डिनोट करके ऑफर किया है, तो ये जनरल पब्लिक में से जब भी कोई एक पर्सन जिसको नॉर्म्स एंड कंडीशंस को उसको वो आता है, वही एक्सेप्ट कर सकता है इस ऑफर को, जिसको नॉलेज है और जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं. अब फर्स्ट, इसके अंदर क्या कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, तो नहीं. जनरल ऑफर के केस में आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि आपको उस ऑफर की नॉलेज है और आप उस ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो. सिर्फ इतना ही काफ़ी है एक्सेप्टेंस को वैलिड करार करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस. मोड्स दो तरह के होते हैं, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. एक्सप्रेस के अंदर बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटन, हमने पहले ही पढ़ा है. एक्सप्रेस मतलब स्पोकन और रिटन. और इम्प्लाइड के अंदर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज या फिर बाय द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. जैसे एग्जाम्पल है कि आप बस स्टैंड पे खड़े हो और आप बस का वेट कर रहे हो, आपको जाना है आगरा. अब आपके सामने एक बस जाती है जो जा रही है मथुरा, एक बस आ रही है जो जा रही है दिल्ली, एक बस आ रही है जो जा रही है आगरा. जहाँ आपको जाना है आप उस आगरा वाली बस में चढ़ जाते हो, तो वहाँ पे वो एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होगी कि बस आपको ऑफर करी थी आगरा ले जाने के लिए और आपने बस को ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, वहाँ पे जा रहे हो और टिकट की पेमेंट कर रहे हो, तो ये होगी एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का एग्जाम्पल. इसके अंदर एक केस लॉ भी है, मिसेस राकेश कुमार दिनेश कुमार वर्सेस यूजी होटल्स. इसके अंदर क्या हुआ था, ये जो राकेश कुमार हैं मेसर्स, इन्होंने कुछ गुड्स डिलीवर किए थे यूजी होटल्स को, लेकिन इन्होंने पेमेंट करी ही नहीं इनको टाइम पर, तो इन्होंने इनके ऊपर केस डाल दिया. राकेश कुमार ने इनके ऊपर केस डाल दिया होटल्स के ऊपर. तो लेटर ऑन इन्होंने क्या किया था, यूजी होटल्स ने एक ऑफर लेटर दिया जिसमें इन्होंने लिखा था कि आप फुल एंड फाइनल पेमेंट हमारी इतने अमाउंट की एक्सेप्ट कर लो, और उन्होंने उसके साथ कुछ हाफ पेमेंट जो थी उनकी वो उनको भेज दी. मेसर्स राकेश कुमार ने वो पेमेंट भी एक्सेप्ट कर ली और वो फॉर्मल लेटर, ऑफर लेटर भी रख लिया अपने पास, लेकिन उन्होंने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया होटल्स को. तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो मेसर्स राकेश का जो एक्शन था, उनका एक्शन क्या था, उन्होंने वो ऑफर लेटर भी अपने पास रखा, उसके साथ जो उन्होंने पेमेंट भेजी थी
वो पेमेंट भी उन्होंने रख ली। उनका पेमेंट रखना ही ये बताता है, ये इम्प्लाइड एक्शन है उनका कि उन्होंने यूजी होटल्स का फुल एंड फाइनल पेमेंट का, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ पेमेंट का ऑफर जो था वो एक्सेप्ट कर लिया। इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट आते हैं हम लीगल रूल्स एज टू वैलिड एक्सेप्टेंस, की एक्सेप्टेंस वैलिड करने के लिए हमें क्या रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए। तो फर्स्ट, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड, acceptance should be communicated, and it must be absolute and unqualified, it must be in the prescribed manner, और while offer is still subsisting कब होनी चाहिए, जब ऑफर स्टिल है, अभी वो एग्जिस्ट कर रहा है ऑफर, या फिर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, उसने कुछ टाइम बताया, आपने उस टाइम के अंदर ही अंदर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उसको हम बोलते हैं प्रिस्क्राइब टाइम। अब एक एक करके समझते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। फर्स्ट है सॉरी, मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। आपने अपने मन में सोच लिया कि मैंने सामने वाली पार्टी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, पर आपने उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। केस लॉ है ब्रॉडगिन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। इसमें क्या था, ये जो ब्रॉडगिन है ना, ये कोल सप्लाई करते थे इस रेलवे कंपनी को, और बहुत सालों से करते आ रहे थे इसको कोल सप्लाई। तो एक दिन ब्रॉडगिन ने सोचा कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं आ जाते हैं रेलवे कंपनी के साथ कोल सप्लाई करने के लिए कोल को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं मेट्रो रेलवे कंपनी के मैनेजर को जो सप्लाई लेते हैं कोल्स की। उन्होंने वो भेजा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिसके ऊपर वो अप्रूव हुए, उन्होंने साइन भी करा, अप्रूव भी लिख दिया मैनेजर ने, और अपने एजेंट को दे दिया कि आप इनको ब्रॉडगिन को भिजवा दो, या तो आप पोस्ट कर दो या आप खुद चले जाओ, पर्सनली चले जाओ उनके पास। तो वो जो एजेंट्स हैं ना, वो कुछ नहीं करते हैं, वो मतलब उसके ऊपर उसको डालकर और उस डॉक्यूमेंट्स में जो भी टर्म्स थी वो देखकर एक बार और उसको रख देते हैं, पर वो ब्रॉडगिन को डिलीवर ही नहीं करते हैं वो डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड वाला। तो जो मैनेजर था उसको लगा कि उनको पहुंच गया होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, वो उस टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे हैं मैनेजर। लेटर ऑन डिस्प्यूट अराइज होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो कहते हैं कि वो क्लेम करते हैं कुछ अमाउंट या कुछ डिलीवरी की टर्म्स एंड कंडीशंस पे कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं। तो ब्रॉडगिन लेटर ऑन बोलते हैं कि आपने मुझे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया अपने एक्सेप्टेंस का, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, तो मैं आपके इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीगली बाउंड नहीं हूँ, हम दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस का केस इसलिए आया क्योंकि इन्होंने अपना एक्सेप्टेंस तो दिया, लेकिन अब उस एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं कर पाए। जब कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो उसकी नॉलेज में आई नहीं कि उन्होंने एक्सेप्टेंस कर लिया है, तो इसलिए ये बाउंड नहीं कर पाए दोनों पार्टीज एक दूसरे को। नो कम्युनिकेशन इन केस ऑफ जनरल ऑफर, हमने अभी पढ़ा कि जनरल ऑफर के केस में सिर्फ दो ही कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, नॉलेज होनी चाहिए और टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ऑफर की वो फुलफिल होनी चाहिए। कैरल वर्सेस स्मोकबॉल कंपनी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसके अंदर था कि कैरल जो पर्सन है उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ स्मोकबॉल कंपनी फुलफिल करी थी। टर्म्स एंड कंडीशन स्मोकबॉल्स उसी तरह से यूज़ करनी थी जिस तरह से कंपनी ने डायरेक्ट किया था। सेकेंड, उन्होंने उसको ये भी नॉलेज थी कि ऐसा ऑफर कंपनी ने किया है कि अगर आप इसको उस तरह से यूज़ करोगे तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर आपको इन्फ्लुएंजा होगा तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे। तो इस चीज़ की नॉलेज भी थी कैरल को, और उसने टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ यूज़ भी किए थे स्मोक बॉल्स, फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इसलिए यहाँ पे कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ये एक जनरल ऑफर था और कैरल ने टर्म्स एंड कंडीशन भी फुलफिल करी और उसको नॉलेज भी थी ऑफर की, तो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। Now acceptance must be communicated to whom, हमें किसको एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, हमें अपनी एक्सेप्टेंस किसको देनी चाहिए। तो फर्स्ट आता है कि टू whom, ऑफरर को देनी चाहिए। ऑफरर कौन होता है, जिसने हमें ऑफर किया, ठीक है। बाय whom, और देगा कौन एक्सेप्टेंस, ऑफरी देगा। ऑफरी कौन होता है, जिसको हमने ऑफर किया, जिससे हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं, वो हमारा ऑफरी होता है। अब आगे देखते हैं, ये लिखा है ना, who has the authority to accept the offer and from whom the offer was proposed, वो तो ऑफरर। केस लॉ है, फर्स्ट आता है टू whom वाला मतलब ऑफरर, कि हमें एक्सेप्टेंस किसको देनी है, अपनी ऑफरर को देनी है। फेल्ट हाउस वर्सेस बेंटले का केस ये था कि जो फेल्ट हाउस एफ है ना, उसने अपने नेफ्यू को ऑफर किया था, कि वो उसके नेफ्यू का घोड़ा खरीदना चाहते हैं एट ₹500, 500 रुपये में उसको घोड़ा खरीदना चाहते हैं।
सेकंड, उसके ऑफर में ये टर्म एंड कंडीशन थी कि अगर आपने मुझे, उसके नेफ्यू को बोलता है वो, कि अगर आपने मेरा ऑफर 10 दिन के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं समझ लूंगा कि यू हैव सोल्ड योर हॉर्स टू मी, मतलब आपने अज्यूम कर लेगा कि उसने उसको अपना हॉर्स बेच दिया। थर्ड, नेफ्यू डिसाइड तो कर लेता है कि वो अपना हॉर्स अपने अंकल को बेच देगा, लेकिन वो ये कम्युनिकेट नहीं करता। मीनवाइल जो उसका मैनेजर था नेफ्यू का, वो ये घोड़ा किसी और को बेच देता है। अब जो मेन थिंग, जो मेन सब्सटेंस था, मटेरियल था, हॉर्स, वो तो रहा ही नहीं, हॉर्स तो चला गया, हॉर्स तो बेच दिया। अब इसमें आते हैं एफ लेटर ऑन क्लेम करते हैं कि आपने मुझे कम्युनिकेट नहीं किया था और मेरे ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं अब वो घोड़ा लेने आया हूँ, आप मुझे घोड़ा दो अपना। पर उस केस में ये डिक्लेयर होता है कि फर्स्ट ऑफर, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक ऑफर को वैलिड होने के लिए उसमें ये बर्डन इम्पोज नहीं कर सकते आप रिप्लाई करने का, और ना ही आप ये कह सकते कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अज्यूम कर लूँगा आपकी एक्सेप्टेंस। साइलेंस से आप एक्सेप्टेंस प्रिज्यूम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट चीज़ ये कि ऑफर इज नॉट वैलिड इफ इट इम्पोजेस बर्डन ऑफ रिप्लाई, तो ऑफर ही वैलिड नहीं है। सेकंड, नेफ्यू अगर इन केस एक्सेप्ट भी करता है लेकिन उसने वो एक्सेप्टेंस अपनी कम्युनिकेट तो करी ही नहीं ना, तो जब कम्युनिकेट ही नहीं करी अपनी एक्सेप्टेंस तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ, तो एफ के पास कोई राइट ही नहीं है हॉर्स को क्लेम करने का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आता है कि कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे उसने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया था तो यहाँ पे वो हॉर्स को क्लेम नहीं कर सकता। सेकेंड केस लो है बाय होम, किससे एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, एक्सेप्टेंस उससे आनी चाहिए जिसको आपने ऑफर किया है, जिस पर्टिकुलर पर्सन को आपने ऑफर किया उससे एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। तो इसके फैक्ट से कि जो स्कूल ने एडवर्टाइजमेंट किया कि उनको हेडमास्टर के लिए, उनकी हेडमास्टर की वैकेंसी है और उसके लिए उनको कोई चाहिए, तो जो मैनेजिंग कमेटी है उसने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया एंड फाइनली उसने मिस्टर ए कैंडिडेट थे उनको सिलेक्ट कर लिया एज हेडमास्टर। उनको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी उनको मैनेजिंग कमेटी ने ना कम्युनिकेट नहीं किया मिस्टर ए को कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ए हेडमास्टर, उनको उन्होंने अभी कम्युनिकेट नहीं किया। तो जो मिस्टर बी थे ना वो मेंबर थे मैनेजिंग कमेटी के और वो ए के फ्रेंड भी थे, तो उन्होंने ए को जाके बोल दिया कि आपका सिलेक्शन हो गया है हमारे स्कूल में एज एन हेडमास्टर। लेटर ऑन कमेटी का डिसीजन चेंज हो गया और उन्होंने किसी और को अपॉइंट कर लिया एज ए हेडमास्टर। तो यहाँ पे उन्होंने फिर मिस्टर ए ने उसके ऊपर अपोज किया, उन्होंने स्यू किया स्कूल को, स्कूल की मैनेजिंग कमेटी को। तो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ था कि सिंस मैनेजिंग कमेटी को आपने ऑफर किया था ना, मिस्टर ए ने तो मैनेजिंग कमेटी को अपनी जॉब ऑफर की थी, मिस्टर बी को नहीं की थी, मैनेजिंग कमेटी को की थी, तो पूरी कमेटी से उनका एक्सेप्टेंस आना चाहिए था ना, पर कमेटी ने तो आपको अपॉइंट करने का कोई ऐसा लेटर ही नहीं दिया, कोई आपको एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं दिया, तो इसलिए आप बाउंड नहीं कर सकते हो स्कूल की मैनेजिंग कमेटी को, और यहाँ पे कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि एक्सेप्टेंस उससे आना चाहिए जिसको आपने ऑफर किया है, मतलब ऑफरी से ही एक्सेप्टेंस आना चाहिए, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस होता है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो किसी का ऑफर तो बिना कोई अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस की करो, मतलब आप एक्सेप्ट करते वक्त अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं डाल सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो वो एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बन जाता है और वो एक्सेप्टेंस इनवैलिड हो जाती है। क्या हो जाती है? इनवैलिड हो जाती है, क्वालिफाइड हो जाती है, जबकि हमें क्या चाहिए? एक अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल मैंने डाला था, इसमें मैंने ये डाला था कि ए जो है ना, ए ऑफर करता है बी को, एक लेटर लिखता है कि मैं अपना रेडियो आपको 500 रुपीज़ में सेल करना चाहता हूँ, लेकिन बी कहते हैं कि मैं आपको ऑफर तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ बट, वो कहते हैं बट मैं उसके लिए 500 नहीं सिर्फ 400 रुपीज़ ही पे करूँगा। तो यहाँ पर उसने अपनी कंडीशन ऐड कर दी 400 रुपये की, तो एक तरह से ये एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ये काउंटर ऑफर की सिचुएशन आ जाती है कि मैं 500 में नहीं 400 में खरीदूंगा। वो अपना एक ऑफर डाल रहा है और जैसे ही वो एक स्टेटमेंट डालता है कि मैं इस चीज़ में खरीदूंगा तो वो पहले ऑफर का लैप्स हो जाता है। ये हमेशा याद रखना कि इस तरह की चीज़ों में पहले ऑफर का लैप्स हो जाता है काउंटर ऑफर की सिचुएशन में, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस ही नहीं हो सकती है, देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है और क्वालिफाइड भी है। ठीक है, केस लॉ है इसका हेड वर्सेस रेंज, इसमें भी सेम चीज़ है।
इसमें भी क्या होता है कि ये जो हेड और रेंच है, ये हेड जो है एच और डब्ल्यू समझते हैं हम। एच अपना फार्म हाउस सेल करना चाहता है डब्ल्यू को एट 1000 पाउंड्स, लेकिन रेंच बोलते हैं कि मैं उसको बाय करूंगा एट 950 पाउंड्स। फिर उसके बाद लेटर ऑन थोड़े टाइम बाद रेंच बोलता है, डब्ल्यू बोलता है कि मैं ठीक है 950 नहीं 1000 पाउंड्स रेडी हूँ आपको देने के लिए, हेड को, एच को। लेकिन फिर उसके बाद एच इसको रिफ्यूज कर देता है और वो अग्री नहीं करता अब। तो रेंच सीव करता है ऑन ग्राउंड्स कि हेड ने मुझे ऑफर किया था और मैंने अब उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो बाउंड है इससे वो लीगली बाउंड है इसमें। तो कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जैसे ही उसने ये स्टेटमेंट डाली थी दैट वो उसका फार्म हाउस 1000 नहीं 950 पाउंड्स में परचेज करना चाहता है, तो वो काउंटर ऑफर की सिचुएशन आ जाती है, जिसकी वजह से फर्स्ट ऑफर जो हेड ने दिया था वो लैप्स हो जाता है, तो वो लीगली बाउंड नहीं कर सकता उसको। Later on, there is no acceptance, but rather an offer brings power of rejection with Haid. Therefore, Wrench cannot sue. मतलब कोर्ट ने डिक्लेयर किया था that rejection of Haid's offer by Wrench counter offer results in lap of offer and his willingness to pay 1000 pounds later on is no acceptance, but rather an offer. वो acceptance नहीं है, एक तरह का offer है, counter offer है, जिसमें पावर में जिसमें पावर है हेड के पास कि वो उस ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि अब वो लीगली बाउंड नहीं है, तो इसमें रेंच सीव नहीं कर सकता उसको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सप्रेस्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। वेयर ऑफर डज नॉट स्पेसिफाई एनी प्रिस्क्राइब मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। इसके अंदर दो केसेस हैं। प्रिस्क्राइब मैनर मतलब उस मैनर में जब किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर किया है, उसने बोला है कि आप इसी वे में आप मुझे एक्सेप्टेंस दोगे, तो वो होते हैं प्रिस्क्राइब मैनर। तो इसके अंदर दो सिचुएशंस हैं जहाँ पे प्रिस्क्राइब मैनर स्पेसिफाइड नहीं है, इट डज नॉट स्पेसिफाई एनी प्रिस्क्राइब मैनर, तो उस केस में हम उस मैनर में एक्सेप्ट करेंगे जो रीजनेबल है। मतलब अगर आपको किसी ने कोई ऑफर किया है, आप उसको अपनी एक्सेप्टेंस बताना चाहते हो, तो आप उसे कैसे बताओगे? या तो आप उसे मेल करोगे, या आप उसे फ़ोन कर बताओगे, या आप उसको व्हाट्सएप मैसेज करोगे, ऐसे ही करोगे ना किसी भी तरह से। मतलब आप एक रेलेवेंट और एक अच्छे से मतलब उसको बताना चाहते हो ताकि उसके तक पहुंच जाए कि मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो वो एक रीजनेबल मैनर में जनरली हम कैसे करेंगे? थ्रू पोस्ट, टेलीग्राम, लेटर, टेलीफोन और मेल एक्सेट्रा। पर जहाँ पर स्पेसिफाई किया है, मतलब ऑफरर ने अगर स्पेसिफाई किया है कोई प्रिस्क्राइब्ड मैनर, उसने स्पेसिफाई किया है, तो उस केस में उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे? मस्ट बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर दैट इज एज स्टेटेड इन द ऑफर बाय द ऑफरर। जिस तरह से ऑफरर ने अपने ऑफर में बताया है उस तरह से ही आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस है। अगर आपने उस तरह से नहीं किया तो ऑफरर के पास राइट है कि वो आपकी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे मतलब इफ ए हैज आस्क्ड टू गिव एक्सेप्टेंस बाय राइटिंग अ मेल, then acceptance will become only if an acceptance mail has been sent। मतलब अगर आपने ए ने बोला कि आप मुझे मेल करके दो, पर आपने मेल करने की जगह आपने उसको लेटर भेजा एक्सेप्टेंस का, तो अगर ए चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता उसके रिगार्डिंग, तो आप ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि उसने आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर ए आपको ये बोलता है कि मैंने आपको मेल करने के लिए कहा था, लेटर भेजने के लिए नहीं, तो वो उस एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट करने की पावर अच्छे से रखता है, क्योंकि जो प्रिस्क्राइब मैनर उसने स्टेट किया था आपको वही फॉलो करना था। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस टू बी मेड वाइल ऑफर इज स्टिल सब्सिस्टिंग और विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। मतलब एक्सेप्टेंस आप उसी दौरान करोगे ना जब ऑफर है, जब ऑफर ही नहीं रहेगा तो एक्सेप्टेंस किस चीज़ की करोगे? तो मतलब ऑफर स्टिल सब्सिस्टिंग। जैसे मतलब एक जनरल ऑफर का केस लेते हैं, स्टैंडिंग या ओपन कंटिन्यूइंग ऑफर का लेते हैं कि एक बिग बाजार की सेल है, सपोज उन्होंने बोला कि 3 days की सेल है, आप आओ और ले जाओ उस सामान। हम ऐसे ही करते हैं ना कि बिग बाजार की सेल है, 3 दिन की है यार, चलो जल्दी चलते हैं, फिर खत्म हो जाएगी। अब वो 3 दिन के बाद खत्म हो जाएगी ना, तो ऑफर तो 3 दिन का ही था ना। अब जब खत्म हो गई सेल, उसके बाद आप जाके बोलो कि भैया ये तो डिस्काउंट पे था, आप हमें डिस्काउंट पे क्यों नहीं दे रहे हो? तो वो क्यों देंगे आपको डिस्काउंट पे? 3 दिन का टाइम था ना, आप तब क्यों नहीं आए? तो ऑफर जब तक है उसी टाइम पे आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो उसकी। तो इसका मतलब यही है कि ऑफर इज स्टिल सब्सिस्टिंग। और विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम मतलब वही टाइम और ये ऑफर इज स्टिल सब्सिस्टिंग सेम चीज़ है कि जितना टाइम दिया हुआ था अगर उस टाइम पे एक्सेप्ट कर रहे होते हो तो ही वो वैलिड एक्सेप्टेंस है।
तो यहाँ पे है नो टाइम मेंशन्ड। इसके अंदर भी दो सिचुएशंस है कि अगर ऑफर के अंदर टाइम मेंशन्ड नहीं था तो वहाँ पे बोलते हैं कि विद इन रीजनेबल टाइम है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है लॉ के अंडर, ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग समझते हैं कि रीजनेबल टाइम क्या है। जैसे अगर हम कोई बिजनेस मीटिंग में है तो हमें पता है कि बिजनेस आवर्स में ये काम हो सकता है, तो वो एक रीजनेबल टाइम की सिचुएशन होती है। सेकेंड है अगर टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे विद इन द टाइम मेंशन्ड बाय द ऑफरर इन द ऑफर, मतलब जो टाइम उसने मेंशन किया है। तो अगर ऑफर ने बोला है कि टेल हिम, जो भी उसने ऑफर किया है तुम अपनी एक्सेप्टेंस मुझे 2 वीक के अंदर बता देना, और तो एक्सेप्टेंस शैल नॉट स्टैंड वैलिड अगर आपने 2 वीक के बाद उसको एक्सेप्टेंस की है। 2 वीक के बाद अगर आपने उसको ये एक्सेप्टेंस दी है तो वो आपकी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसने 2 वीक का टाइम दिया था और आपने 2 वीक में उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है रिगार्डिंग योर एक्सेप्टेंस। लास्ट इज साइलेंस एज टू एक्सेप्टेंस। तो इसकी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि साइलेंस को आप एक्सेप्टेंस प्रिज्यूम नहीं कर सकते। तो जनरल रूल तो यही है कि साइलेंस ऑन पार्ट ऑफ द ऑफरी, उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं बोलते। ऑफर कंटेनिंग अ टर्म दैट नॉन रिफ्यूजल बाय ऑफरी शैल अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, सच अ टर्म इज नॉट वैलिड। ये टर्म वैलिड नहीं है और आप उसकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस प्रिज्यूम नहीं कर सकते। पर इसके अंदर एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है? 2 एक्सेप्शंस हैं। अगर ऑफरी, जिसको आपने ऑफर किया है, वो वॉलेंटरीली कहता है कि अगर मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ तो आप मेरी साइलेंस को एक्सेप्टेंस प्रिज्यूम कर लेना, मतलब आप समझ लेना कि अगर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया है तो मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर वॉलेंटरीली वो खुद कहता है, ये बात ऑफरी खुद कहता है, तो हम साइलेंस को एक्सेप्टेंस मानेंगे। सेकेंड केस इम्प्लाइड ऑफर का केस। इम्प्लाइड ऑफर के केस में जैसे ए की कॉन्वर्सेशन हुई विद बी कि वो 100 कार्टन्स ऑफ फ्रूट बाय करना चाहते हैं, 100 कार्टन्स ऑफ फ्रूट एट ₹10,000। लेटर इनकी सिर्फ कॉन्वर्सेशन हुई थी आपस में। बी ने डिलीवर भी कर दिए कुछ कार्टन्स ए को डिलीवर कर दिए। अब यहाँ पे जो ए का एक्शंस होंगे ना, वो बताएंगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया बी का ऑफर या नहीं। अगर ए उन सारे फ्रूट कार्टन्स जो बी ने डिलीवर किए हैं उनको अपने पास रख लेता है तो मतलब बी समझ लेगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। जब उसने रख लिया और वापस नहीं भिजवाया तो कोई भी यही समझेगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर वो सारे कार्टन्स को वापस भिजवा देता है और पेमेंट भी नहीं करता तो वो यही समझेगा कि उसने उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। तो इम्प्लाइड ऑफर के केस में अगर ए उसका जो डिलीवरी कार्टन्स हैं उनको अपने पास रख लेता है तो वहाँ पे वो साइलेंट है, लेकिन फिर भी उसके एक्शंस बता रहे हैं कि उसने उसको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। That's all for today. Please like, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon. Also check the description box. मैंने जितने भी अब तक वीडियो बनाई हैं उन सबके नोट्स मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए along with this PPT. ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी सजेशंस देनी है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग जो आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उसकी वीडियो जितनी जल्दी हो सकेगा अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।